अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ सिंध यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि कब जो है एडमिशन्स आएंगी, कब उनके फॉर्म फिल होंगे, कब आपका एंट्री टेस्ट होगा और कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सैम्पल पेपर। कल हमने सिलेबस पे डिस्कस किया था कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम फर्दर जो है आगे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप एंट्री टेस्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलते हैं आज सैम्पल पेपर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो उसके साथ आज हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप का एमसीक्यूज आ सकता है। जो इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले कभी एंट्री टेस्ट नहीं दिया, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वो सारे इस वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करें। तो सबसे पहले जो है हमने बात की थी कि प्रपोजिशंस इंग्लिश में मोस्टली हर एमसीक्यूज टेस्ट में प्रपोजिशन को टच किया जाता है। तो उसका एमसीक्यूज कैसे आएगा वो हम देखते हैं। मैनी पुअर पीपल सफ़र डैश कोल्ड एंड हंगर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन आना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ आएगा, और हर प्रीपोजिशन का एक डिफरेंट यूज़ होता है। जैसे एट का टाइम के साथ होता है, ऐसे ही आपको हर चीज़ की प्रीपोजिशन की आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रॉम। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन हर एमसीक्यूज में मिले होंगे और आपको उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी प्रीपोजिशन पर है। नफीसा इज अफ्रेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है प्रीपोजिशंस में जो ऑप्शन हमें मिले हुए हैं फ्रॉम, इन, अबाउट, तो डी जो इसमें जो डी ऑप्शन है ऑफ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स थे, तो आज जस्ट आपके साथ एक दो एमसीक्यूज शेयर करना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। तो फर्दर हम इन पर डिटेल वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो दूसरा जो मेन टॉपिक्स टच किया जाता है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स पर होता है। तो अब ऐसे ही आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और उसको आपको सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग पूछा जाएगा, या तो आपको अपोजिट टाइप ऑफ मीनिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिनोनिम का दिया गया है और यहाँ पर प्लेंटीफुल का जो सिनोनिम है वो अबंडेंट, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऐसे ही एम्बेजिल और इसका जो ऑप्शन डी मिसएप्रोप्रिएट सिनोनिम बनता है वो। तो एम्बेजिल काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में वर्ड यूज़ हो रहा होता है, अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ हो रहा होता है कि एम्बेजिलमेंट ऑफ कैश मीन्स के आपने कैश में जो है फेरफार किए, आपने कैश को सही रिप्रेजेंट नहीं किया। तो एम्बेजिल का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है मिसएप्रोप्रिएट। उसके साथ सिनोनिम के साथ आपको एंटोनियम को भी कवर करना चाहिए। तो एंटोनियम में भी आपको ऐसे ही एक वर्ड दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक उसके जो है अपोजिट टाइप ऑफ मीनिंग होगी, तो आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे ये क्लेमिटी है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी है प्रोस्पेरिटी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है एक्सपांड। एक्सपांड को हम कहते हैं फैलाना या किसी चीज़ को एक्सपांड करना, तो उसका जो ऑप्शन डी कंडेंस करेक्ट ऑप्शन है एंटोनियम में। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको मिले होंगे और आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद आ जाते हैं एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर होता है, तो आपको करेक्टली एरर को फाइंड करना चाहिए कि जैसे कि हमने पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर
जो है वर्ब आएगा, पिलुलर सब्जेक्ट है तो पिलुलर वर्ब आएगा, तो इससे ही आपके एरर डिटेक्शंस आते हैं, उनको आपको कवर करना होता है। जैसे इसमें बताया गया है मेनी ऑफ द न्यू प्लास्टिक आइटम्स इज मेड फ्रॉम पेट्रोल, तो आपको ऐसे ही अंडरलाइन वर्ड होंगे ए बी सी पूरे सेंटेंस में, डी, तो 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला जो हमने अंडरलाइन किया है वो गलत है या उसमें एरर है, तो आपको वो एरर फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है। जैसे ए में यहाँ पर ऑफ दिया गया है, बी में न्यू दिया गया है, सी में इज मेड दिया गया है और डी पेट्रोल, तो इन चारों में से जो एरर है वो सी ऑप्शन में है, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए, आर मेड। तो यहाँ पर देखो हमने मेनी ऑफ न्यू प्लास्टिक आइटम्स हमने कहा, तो आइटम्स एक पिलुलर वर्ड है तो इसके साथ हमें जो है आर लगाना चाहिए। तो उसके बाद आपको टेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस के आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई अंकल अंटिल ही वाज 45, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको डैश में फिल करके और क्वेश्चन को पूरा करना है। तो वाज नॉट मैरिड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए, वाज नॉट मैरिड वो करेक्ट ऑप्शन है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि हर पोर्शन में से, हर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअली जब पढ़ेंगे तो किस भी हिसाब से आपका एमसीक्यूज आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अब हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जो है रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, तो कौन से विटामिन की रिकेट्स एक डिजीज है, ये आपको कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये जो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साइंटिस्ट हु प्रपोज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए स्ट्रक्चर आर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये 2 साइंटिस्ट है फ्रेंजिक एंड जेम्स वेस्टन, तो इन दोनों ने दिया था। तो आपको अब कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, आपसे एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, या आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड देकर और पूछा इसका एब्रिविएशन क्या होगा, तो ये सारे डिफरेंट वेज से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो कौन से कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है रेड। ऑप्शन यहाँ येलो, ब्लू, वायलेट मौजूद है, पर इसका जो ऑप्शन सी रेड है वो करेक्ट है। गैस्ट्रिक जूस इज एसोसिएटेड विद, तो गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है, ये स्टमच में होता है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ए स्टमच है। द फर्स्ट काज ऑफ कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, तो कोरोना वायरस कहाँ पर आइडेंटिफाइड हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंट्री था वो चाइना था और ये वुहान में हुआ था और ये 2019 में हुआ था, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है लिवर वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास फिर डीएनए का क्वेश्चन आएगा। द डीएनए स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड इन, कब प्रपोज किया गया, तो ये 1953 में। तो अब आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने। डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, डीएनए किसने दिया, किसने स्ट्रक्चर इसका फाउंड किया वो आपसे पूछा जा सकता है, और कौन से ईयर में फाउंड किया गया वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक को पढ़ के फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो होपफुली आपके एमसीक्यूज अच्छे होंगे। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है, जुपिटर। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए, जो हमारी गैलेक्सीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्यों होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डायबिटीज काज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ,
तो डायबिटीज़ किसकी डिफिशिएंसी से होती है? इंसुलिन। आपको पता होगा कि मोस्टली जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो जो है इंसुलिन की इंजेक्शंस ले रहे होते हैं वो, इसीलिए तो आपको इंसुलिन से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डायबिटीज़ की डिफिशिएंसी ड्यू टू इंसुलिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, टाइफाइड इज डिजीज ऑफ लिवर। टाइफाइड किसकी डिजीज़ है? ये लिवर की डिजीज़ है। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, बारकोड रीडर इज एग्जांपल ऑफ। ये आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। समटाइम आपका कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो मोस्टली जो एजुकेशन में भी आपके अब लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और एआई वगैरह यूज़ हो रही होती है, तो आपको अप टू डेट रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो बारकोड रीडर किस चीज़ का एग्जांपल है? ये इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर इसका इनपुट डिवाइस है। तो अब ये एक और हमारे पास एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज एमआरआई स्टैंड फॉर। एमआरआई जो आपको पता है कि ये ब्रेन की एक टेस्ट होती है जिसको हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप कौन सा है? उसका शेप स्पाइरल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कोलम्ब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। तो अब आपको साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको डीएनएज वगैरह के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको एब्रिविएशंस पढ़ने हैं, जिसमें आपको साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है, आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी से ही आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो होपफुली आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जनरल नॉलेज का सिलेबस कैसे कवर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस्लामियात का, द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म द लास्ट पिलग्रिमेज इन द ईयर ऑफ। कौन से ईयर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट हज परफॉर्म किया था? तो वो 10th हिजरी था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मक्का फॉर। मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ईयर्स अपनी जो है ज़िंदगी के साल गुजारे थे? तो ये 53 ईयर्स थे। 53 ईयर्स मक्का में और 10 ईयर्स मदीना में। तो टोटल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ थी वो 63 ईयर्स थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डॉटर्स। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? तो ये आपको जो करेक्ट ऑप्शन इसका है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ स्वॉर्डम ऑफ अल्लाह। तो ये डिफरेंट जो इस्लामिक टाइटल्स हैं, डिफरेंट जो है पर्सनैलिटीज़ पर हैं, जैसे सहाबा पर डिफरेंट टाइटल्स हैं। तो जो स्वॉर्डम ऑफ अल्लाह है वो हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है। ऐसे ही डिफरेंट और भी हज़रत अली अल मुर्तज़ा का जैसे टाइटल है, वो अल्लाह का शेर उसको कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइटल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है नमाज कसौफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। नमाज कसौफ जो है वो सोलर एक्लिप्स के टाइम पर पढ़ी जाती है। तो इसमें एक होता है KASOOF और दूसरी जो होती है नमाज कसौफ KAHOOF। तो उसमें आपको जो है लूनर एक्लिप्स सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको क्लियर रहना है कि कसौफ और खसौफ में डिफरेंस क्या है, वरना आप अपना MCQs गलत कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली दोनों का पता होना चाहिए। केव हिरा इन द माउंटेन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, केव हिरा इन द माउंटेन। तो कौन से माउंटेन में है? जो है गारे हिरा है, जहाँ पर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट वही नाजिल हुई थी। तो ये जबल नूर इसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान। जो शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान में वो कौन सी है? वो सूरह अल कौसर है।
और उसके बाद जो है द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान, सूरह अल बकरा लॉन्गेस्ट सूरा। ऐसे ही डिफरेंट और क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत में नहीं है, बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत में 2 बार आया है, और जो है वज़ू का जिक्र कहाँ आया है, तयम्मुम का जिक्र कहाँ आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अल हुदैबिया ट्रेटी वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो हुदैबिया ट्रेटी जो हुई थी उसमें जो उस मुआहदे को लिखा था वो किसने लिखा था, तो वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने लिखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। सियासता आर द डैश बुक्स ऑफ हदीस, जो सियासता हैं वो कितने बुक्स ऑफ हदीस, तो ये टोटल 6 बुक्स ऑफ हदीस हैं, जिसमें सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये सारे बुक्स आ जाते हैं। तो आपको इन सारों के नाम याद होने चाहिए और इनके जो है लिखने वाले कौन थे, इनको कंपाइल करने वाले कौन थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नागा पर्वत। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम रेंज, कराकरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो K2 है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो आपको ओशन, सारे ओशन के बारे में पढ़ना चाहिए जो हमारे पास जितने भी ओशन है उनके बारे में, जिसमें पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्टिक है, एंटार्क्टिक है। तो सारे में आपको फर्स्ट वन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, किस कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सा ओशन है, तो ये सारा आपको ग्लोबली जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका जो लार्जेस्ट ओशन है वो तो पैसिफिक ओशन है। उसके बाद गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। उसके बाद हम आ जाते हैं द सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन, सहारा डिजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो भी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जाबिर बिन हयान। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन फाउंडेड इन, इस्लामिक कॉरपोरेशन जो मुस्लिम कंट्रीज़ की कॉरपोरेशन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहा जाता है, वो कब फाउंड हुई, वो 1969 में फाउंड हुई। अब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी कहा था आपको ऑनलाइन कवर करने हैं ताकि आपको करंट इंफॉर्मेशन मिल सके। द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का स्पीकर कौन है, करंटली कौन है, तो अभी जो है वो राजा परवेज अशरफ है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अभी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। पाकिस्तान टेस्टेड इस न्यूक्लियर वेपन, जो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे वो कौन से ईयर में किए थे, वो 1999 में। तो इस समटाइम इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर किए थे, तो वो चागी हिल्स पर किए थे। समटाइम विद डेट पूछा जाता है तो वो 28 मई 1998 को किए गए थे। तो ये सारे आपको इस हिसाब से पढ़ने हैं ताकि किस भी हिसाब से आगे पीछे करके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीपेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दुरिंद लाइन इज लोकेटेड बिटवीन, जो दुरिंद लाइन है वो लोकेटेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शेयर्ड इस बॉर्डर विथ, पाकिस्तान अपने बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो इनमें जो ऑप्शन है तुर्की है, इराक है, नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडिया है। ऐसे ही जो डिफरेंट कंट्रीज है, कभी आपके साथ अफगानिस्तान आपको ऑप्शन में आ सकता है, ईरान आपको ऑप्शन में आ सकता है, चाइना आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको ये सारे पाकिस्तान की ज्योग्राफी को भी कवर करना है ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ नहीं करता, कौन से बॉर्डर्स, कौन सी लाइंस पाकिस्तान को किस कंट्री से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। द कैपिटल ऑफ ईरान इज़
कैपिटल ऑफ ईरान का कैपिटल क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तेहरान है। और उसके बाद द कैपिटल सिटी ऑफ आज़रबाईजान, आज़रबाईजान का कैपिटल सिटी कौन सा है, वो बाकू है। द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की, तुर्की, अब इसका नाम भी चेंज किया गया है। पहले हम इसको तुर्की बोलते थे, अब हम इसको तुर्की पुकारेंगे क्योंकि ये नाम चेंज किया गया है। और इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है। समटाइम्स बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस्तांबुल करके आते हैं क्योंकि ये एक फेमस सिटी है वहाँ का, तो वो समझते हैं कि इस्तांबुल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की इज अंकारा। द नेम ऑफ मलेशियन करेंसी इज, मलेशियन करेंसी का जो नेम है वो रिंगट है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। तो आपको डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज और कैपिटल को याद रखना है। मोस्टली उन कंट्रीज को तो याद ही रखना है जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। द करेंसी ऑफ तुर्की इज, तो करेंसी ऑफ तुर्की की करेंसी कौन सी है, वो है लीरा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूनाइटेड नेशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, ये 1945 को एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 1947 में ज्वाइन किया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1992 ओलंपिक वर हेल्ड इन, जो 1992 के ओलंपिक थे वो कहाँ पर हुए थे, वो बार्सिलोना में हुए थे। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रिमेनिंग है मैथमेटिक और आईक्यू, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूंगा। उसके लिए पीपीटीज बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस को कैसे कवर करना है डीपली। ये जो मैंने आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, सिर्फ यही नहीं, आपको अब इन टॉपिक्स में डीप में जाना है। हर चीज़ आपको कवर करनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिले और आप अच्छे से अच्छी टेस्ट देकर पास हो सकें। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।